भारत की जलवायु, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? इंडिया हैज़, भारत का क्या है क्लाइमेट? इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से 1 नंबर का ये क्या है हिंदी इंग्लिश में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कोई आपसे ऐसे भी मिलेगा तो पूछ सकता है कि इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, तो इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट। ट्रॉपिकल कैसे, मॉनसूनी कैसे पता है, बताए थे? भारत की जलवायु ट्रॉपिकल मॉनसूनी है। तो ट्रॉपिकल कैसे बताए थे कि अगर ये पृथ्वी है तो भारत की स्थिति ट्रॉपिक रीजन में है। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी को हम लोग कुछ लैटिट्यूड से बांटे हैं। जैसे ये 0 डिग्री, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम क्या है? इक्वेटर नाम है। इक्वेटर नाम है, क्यों है ये? ठीक है, इक्वेटर नाम है या भूमध्य रेखा नाम है, भूमध्य रेखा। यहाँ से ये जो ऊपर वाला है आधा गोला हेमिस्फेयर, इसको कौन सा हेमिस्फेयर बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उसी प्रकार से ये जो नीचे है 0 डिग्री से जो साउथ पोल, यहाँ 90 लिख देते ताकि पता रहे किसके बारे में बात हो रहा है। 0 डिग्री से जो नीचे की ओर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर, आ जाइए। हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध, इसका नाम क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी गोला का आधा उत्तर की ओर है। कोई भी मैप में हम लोग कैसे मैप को देखते हैं? ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट। तो ये ऊपर की ओर है, यहाँ से एरो जा रहा है, इधर माउथ कर देते हैं, ऊपर की ओर है, इसीलिए यहाँ से 0 डिग्री से ये ऊपर की ओर है, इसलिए ये पूरा का पूरा गोला, आधा गोला जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आधा गोला को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। और पूरे गोले को क्या बोलते हैं? स्फीयर। पढ़े ना? गोले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोला को स्फीयर, और आधा गोला को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी के ऊपरी आधे टुकड़े को बोलेंगे उत्तरी हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पृथ्वी के नीचे वाले टुकड़े को, आधे टुकड़े को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। और भी कुछ लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताइए। पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए एक और इम्पॉर्टेंट है 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल है ये, आर्कटिक सर्कल, वृत्त। ठीक है, और ये 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? पोल, ध्रुव। ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव। ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव, नीचे रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव।
ध्रुव। उसी तरीके से 3 लैटिट्यूड नीचे भी बनेगा। क्या क्या? एक यहाँ फिर से 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, मकर रेखा। अगेन एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड। और इसको सदर्न लैटिट्यूड को ऊपर वाले को आर्कटिक और नीचे वाले को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, वृत्त। ठीक है। और भारत की स्थिति अगर हम लोग बात करें इसके हिसाब से, भारत की स्थिति, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो भारत की स्थिति यहाँ है, भारत की स्थिति यहाँ है। ठीक है। तो अगर इंडिया की स्थिति के हिसाब से देखा जाए, इंडिया की स्थिति के हिसाब से देखा जाए, कि भारत सिचुएटेड कहाँ पर है? ठीक है ना, सिचुएशन भारत का, सिचुएटेड भारत कहाँ पर है? अवस्थिति। हाँ, तो क्या क्या लिख सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध ना, उत्तरी गोलार्ध में भारत। पहले तो क्या बोल देंगे? उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के कैसे? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ भारत की स्थिति के बारे में बात हो रही। भारत की स्थिति, स्थिति अवस्थिति बोल सकते हैं। कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर? सिचुएटेड है। ठीक है, सिचुएटेड है कहाँ पे? तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अगर ये लॉन्गिट्यूड बीचों बीच गुजरती है ना, ये कौन सा रेखा? लॉन्गिट्यूड है। तो ये बीचों बीच इधर है, तो ये लॉन्गिट्यूड अगर 0 इसको मान लिया जाए, इसको 0, तो इस 0 के इस ओर का जो हेमिस्फीयर है ना, ये 0 मान लिया जाए, तो इसका जो इस ओर का हेमिस्फीयर है ना, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध पूरा। मतलब कि यहाँ पर जो भी पड़ेगा, यूरोप पड़े, नॉर्थ अमेरिका पड़े, साउथ अमेरिका पड़े, सब क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा होगा। अगेन अगर ये 0 डिग्री है और इसके इधर का डायरेक्शन अगर देखा जाए, इधर साइड का, तो ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध पूरा, चाहे भारत हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी कि अगर लैटिट्यूड के हिसाब से बांटेंगे तो पूर्वी पश्चिमी में बांटेंगे, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बांटेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी में बांटेंगे। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध किसके हिसाब से? अक्षांश, अक्षांशों के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से। और देशांतर के हिसाब से कैसा? तो पूर्वी, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध। अगर यहाँ से देखा जाए तो याद है आपको, अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो बीच वाला नॉर्थ ईस्ट, बीच वाला नॉर्थ ईस्ट। तो हम दोनों ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं भारत की स्थिति को, कि भारत, हाँ, भारत पूर्वी, नहीं, ये दोनों को ही ना बेस बनाएंगे, पूर्वी, पूर्वी तथा उत्तरी। इस तरीके से जब डायरेक्शन लिखना रहेगा, जब डायरेक्शन लिखना रहेगा तो लिख देंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखना रहेगा पृथ्वी पे कहाँ, तो लिख देंगे हम लोग क्या? उत्तरी, उत्तर और दक्षिण नहीं है, ये पूरब है, उत्तर पूरब। स्थिति कहाँ हो जाएगा? डायरेक्शन उत्तर पूरब। ठीक है। महादेश कौन सा हो जाएगा? एशिया। एशिया में भी कौन सा? भारत कहाँ आता है? साउथ एशिया। कौन सा कंट्री है? सदर्न एशियन कंट्री है। भारत कैसा है? साउथ, सदर्न एशियन कंट्री है। किस लैंड से टूटा है?
गोंडवाना लैंड से टूटा है। कौन से लैंड का पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो स्थिति की बात कर रहे हैं ना, ट्रॉपिकल कहाँ से? क्योंकि ये देखिए इस वाले रीजन को 23.5 डिग्री नॉर्दर्न रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाले जो रीजन है इसके वजह से भारत का आधा हिस्सा, ये पूरा भारत का ये पूरा यहाँ पर जो भी देश होगा ये कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। ये क्या पूरा है? ये पूरा रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन। इसीलिए स्थिति के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है? ट्रॉपिकल है। जलवायु, हाँ। ऊपर वाला हिस्सा जब बात करेंगे कि मैम तो आधा हिस्सा तो उपोष्ण, इसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अगर हम इसका सबका नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा पतला करके सबका नाम लिख देते हैं। ये वाला जो बेल्ट है 0 से लेके 23.5, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल को हिंदी में ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे इसको, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये। इसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मतलब क्या? यहाँ पे सालों भर गर्मी रहती है, गर्म क्षेत्र है। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म क्षेत्र है ये। ठीक है, दूसरा जो है ना ये रीजन 23.5 के ऊपर से जब जाइएगा 66.5 तक तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण, दोनों बोलते हैं। शीतोष्ण भी इसी को बोलते हैं, उपोष्ण भी इसी को बोलते हैं, उपोष्ण भी इसी को बोलते हैं। ये है आपका टेम्परेट रीजन। ये कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन है ये। ठीक है, बताए थे ना आप लोग को कि ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री से डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट गर्मी कम नहीं होगा। 66.5 तक जाते जाते मौसम कम होगा, लेकिन शुरुआत में 35 डिग्री तक 30 से 35 डिग्री तक क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होता है और ठंडा उसके मुकाबले कम। तो इसीलिए इस वाले को 23.5 से 30 तक वाले को हम लोग बोलते हैं आपको उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। मतलब ट्रॉपिकल तो है लेकिन कम है। बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, सब का मतलब होता है डिप्टी, सब का मतलब होता है कम। तो सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं? उपोष्ण इसको। और 30 से 66 तक जाइएगा तो यहाँ पर जो देश या जगह पड़ेगा ना, यहाँ ठंडा का प्रभाव ज़्यादा है और गर्मी तुलना करिएगा तो कम है। तो इसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। सब टेम्परेट मतलब क्या होता है? सब टेम्परेट का मतलब ठंडा ज़्यादा है और गर्मी थोड़ा सा क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। ऐसे ही बढ़ेगा ना। चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री सूरज की ओर टिल्टेड है, जो 0 से लेकर 23 तक 23.5 तक एकदम गर्म जोन है, तो इसको कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का हिंदी उष्णकटिबंध। नाम ही है उष्ण का मतलब गर्मी। 23.5 से लेकर 66.5 तक को आप शीतोष्ण भी बोल सकते हैं और उपोष्ण भी बोल सकते हैं। उप सहायक सुने, उप प्रबंधक सुने, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। सब का मतलब उप वर्ड लग गया ना। मतलब क्या? मैनेजर और मैनेजर से छोटा, पुलिस अधीक्षक और उससे छोटा, सहायक वर्ड होता है। तो ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये जो रीजन है ना, इसी को आप लोग कहीं कहीं बुक में किताब में उपोष्ण भी देखिएगा, शीतोष्ण भी देखिएगा। मतलब सब ट्रॉपिकल भी यही, सब टेम्परेट भी यही। तो घबराना नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी धीरे धीरे तिरछी होगी ना। तो 23.5 से ऐसा थोड़ी, देखिए बिहार की अवस्थिति 24 डिग्री पे है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। नियरेस्ट कैपिटल कौन है? दिल्ली है, रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि झारखंड से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है बिहार में। आधा डिग्री का क्या मतलब? 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। याद है? सब लिखवाए हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो आधा डिग्री का क्या ही महत्व हो जाएगा। तो बिहार में देखिएगा तुलनात्मक रूप से गर्मी ज़्यादा ही है ना, तो सीधे सीधे इसको टेम्परेट रीजन में तो नहीं रख लीजिएगा। फिर बिहार से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको उत्तराखंड मिलेगा, तो थोड़ा ठंडा है वहाँ का मौसम। निचला उत्तराखंड का यूपी के समानांतर है, क्योंकि यूपी से ही टूटा है। और ऊपर जाइएगा तो थोड़ा सा और ठंडा। उसके ऊपर जाइए हिमाचल प्रदेश, थोड़ा और ठंडा। जम्मू कश्मीर थोड़ा और ठंडा। लद्दाख उससे भी ठंडा। उसके ऊपर चाइना, मंगोलिया, साइबेरिया पूरा ठंडा। पोल पहुँच गए हम लोग धीरे धीरे करते हुए।
तो ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उसी तरीके से गर्मी भी इक्वेटर तक जाइएगा तो एक बैग थोड़ी ना लू लग जाएगा। बिहार आएंगे इधर से आप, फिर झारखंड जाइएगा, उड़ीसा जाइएगा, है ना, उसके बाद नीचे जाइएगा तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश के बाद तब जा कर के आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिल जाएगा। तमिलनाडु से भी और गर्मी श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है वहाँ मिलेगा, तब ना जाके इक्वेटर आएगा। तो गर्मी भी ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे पूरा मतलब एकदम से बढ़ जाएगा तुरंत में, और ठंडा भी एकदम से तुरंत में बढ़ जाएगा। क्लाइमेट जो है, सूरज की रोशनी जैसे जैसे तिरछी होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। जैसे जैसे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती जाएगी वैसे वैसे और गर्माहट होगा। इक्वेटर का तो कंडीशन ये है कि हर सुबह इतना, मैंने क्या बोला कि हवा, मैं क्या बोल रही थी कि हवा जैसे ही गर्म होके हल्की होके ऊपर उठेगी बारिश होगी, हवाएं उसको भरने के लिए आगे आएगी। और अगर समुद्र की हवाएं हैं तो अपने साथ पानी लेकर के आएगी। तो दो तरीके हवाएं भी क्या, ब्रीज भी दो तरीके की होती है, एक सी ब्रीज होती है और एक लैंड ब्रीज होती है। समुद्र से लैंड की ओर चलने वाली हवाओं को, जमीन की ओर चलने वाले हवाओं को क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। जिधर से चल रही है उसका नाम समुद्र की हवाएं, ठीक है, समुद्री पवनें। और जो लैंड से समुद्र की ओर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज, है ना। स्थानीय पवनें मतलब स्थलीय पवनें, सॉरी, स्थलीय हिंदी में स्थलीय पवनें, तो समुद्री पवनें और स्थलीय पवनें, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, दो तरीके का। जब सी ब्रिज होगा ना, सी ब्रिज कहीं से पहुंचेगा तो अपने साथ लाएगा नमी और करवाएगा बारिश। लेकिन अगर स्थल वाला पानी, अगर स्थल वाली हवाएं हैं तो अपने साथ कोई भी बारिश नहीं कराएगी। बारिश कराने के लिए हवाओं में क्या होना चाहिए, ऑलरेडी नमी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और वो कहाँ से आएगी, समुद्र से आएगी, ठीक है। तो हवाएं भी कितने प्रकार की होती है, दो, ठीक है। किस तरीके से कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो भारत की जलवायु ट्रॉपिकल है और मॉनसूनी है। ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि भारत की स्थिति ट्रॉपिक जोन में है। हाँ, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या इसमें पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यू वगैरह में, कि भारत का ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये बीचों बीच गुजर रहा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, या चेक किया जा सकता है कभी यूपीएससी वगैरह में भी, कि ये वाला हिस्सा है ना जो, जिसको आप बोल रहे हैं कि आप ट्रॉपिकल रीजन में हैं, बाकी का जो ये वाला हिस्सा है ये सम्मिलित रूप से ये क्या हो जाएगा, उपोष्ण हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में आ जाएगा, ये कटिबंध में आ जाएगा। तो भारत की जलवायु को आप ट्रॉपिकल जलवायु कैसे बोल रहे हैं, जबकि इसका आधा आधा हिस्सा, आधा भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेवार क्या है, इसके लिए जिम्मेवार है यहाँ पर खड़ा हिमालय पर्वत। इसके लिए जिम्मेवार है यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय पर्वत जो है, ठीक है, हिमालय पर्वत है। यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल, यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल, मरुस्थल। और हिमालय के ऊपर क्या पड़ता है, अभी पड़ता है तिब्बत का पठार। अभी तो नहीं ना है तैतीस सागर, अब गलत नहीं बोल रहे, लेकिन तैतीस सागर तो हिमालय बन गया है ना। और तैतीस सागर का बचा हुआ अवशेष क्या बचा है अभी तक, क्वेश्चन है, जितना पढ़ा दिए पहले, कुछ चीज भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन कराते रहते, क्या कि अभी दिल्ली दूर, दिल्ली दूरस्थ है ना, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, है ना, दिल्ली दूरस्थ। अभी 71वीं दूर है, कल ही एगो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी का। जो लोग भी, जिसका भी ग्रेजुएशन बीएसएससी का है, बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर का है, 245 समथिंग पोस्ट है उसमें, हाँ बीएसएससी लेगा। जो भी आपको स्टैटिक्स, अभी कल रात में आया है, स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स से ऑनर्स, रुक जाइए, कभी कभी चलता नहीं, रुक जाइए, स्टैटिक्स से दो नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, चुनावी वर्ष है जी, चुनावी वर्ष है बिहार का, उसको स्टैटिक्स से ऑनर्स हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो,
मैथ्स हो, ठीक है, या तो आप इन तीनों में से कोई ऑनर्स पेपर हो, या फिर सब्सिडरी में भी इसको तीनों को अगर रखे हुए होंगे, जैसे सब्सिडरी में भी जैसे इकोनॉमिक्स रखे हुए होंगे, तो आपको क्या है, फॉर्म भरना है अकाउंट ऑफिसर का, 7th लेवल का फॉर्म है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या होगा, एग्जाम होगा बीएसएससी टाइप का। जिसको भी मेंस लिखने में प्रॉब्लम होता है, अभी तो आप लोग छोटे हैं ना, अभी तो उस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। 50 नंबर जो है, 50 मार्क्स रीजनिंग का है, 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़ के जाना है। सिलेबस एकदम डिटेल सिलेबस डाला हुआ है, अभी से भी तैयारी करिएगा। अभी 1 से लेकर 4 अप्रैल तक फॉर्में भराएगा। 4 दिन 5 दिन लगता है, रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। हर दिन 3-3 चैप्टर भी कंप्लीट कीजिए, यूट्यूब से ही वीडियो देख लीजिए, खाली प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा। किसी भी बच्चे का 50 में से 40 प्लस आता ही आता है, 40-45 प्लस। अल्फ़ाबेट पूछेगा, सीरीज पूछेगा, हाँ, डेट कितने नंबर का, 50 नंबर का, ठीक है। जैसे इंटर लेवल वाला आप लोग भरे थे ना, 25 नंबर इंग्लिश, हाँ, ये क्या है, जीएस इंग्लिश, कहाँ, बिहार में। 50 नंबर मैथ्स और 50 नंबर साइंस, 25 नंबर मैथ और 25 नंबर साइंस। 50 में कैसे बांटा है, 25 नंबर मैथ्स और 25 नंबर साइंस, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस, 25 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का साइंस। और देखिए, और इम्पोर्टेंट देखिए, सब लोग को पढ़ाए हुए है ना सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम सबको पढ़ाए हुए हैं। बिहार सरकार क्या करता है कि जो भी साइंस बैकग्राउंड शायद नहीं है इसलिए, तो ये जो 25 बांटा है ना, 25 नंबर का मैथ्स, इसमें तो क्वांट पूछ देगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, CISI, ठीक है। आई 25 नंबर जो रहेगा ना, इस 25 नंबर को ऐसे बांट देता है, 20 नंबर का साइंस और 5 नंबर का सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आसान, देखिए कितना बनाएगा। अब इस 20 नंबर में भी कैसे, तो 3 होता है ना, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बायो को वेटेज दे देता है, मतलब 20 नंबर में से समझ लीजिए कि 8 नंबर का बायो पूछ देगा, वेटेज हो गया। 8 नंबर मान लीजिए, 20 में 8-8 16 24 हो जाएगा ना, उन लोग को कम वेटेज दे देता है, पहले बायो तब फिजिक्स और तब जो बचा 2-3 नंबर केमिस्ट्री। वो भी NCERT का लाइनर आता है, यूट्यूब पे भी वीडियो है 1-1 घंटा का, मेरा नहीं किसी का भी, उसको भी देख लीजिएगा, या फिर मार्केट से ले लीजिए NCERT सर महेश बर्नवाल का लाइनर निकाला है इस बार। फॉर्म जो इसमें लाइक करता है ना, बस मैटर क्या करता है, ये तीनों होना चाहिए, या तो ऑप्शनल या फिर सब्सिडरी, नहीं रहेगा तो फिर नहीं भर पाइएगा, अपॉर्चुनिटी मिस होगा, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ और, यही सेम सिलेबस किसका रहेगा, सचिवालय सहायक का भी, यही बिहार के किसी भी एग्जाम का जो होता है ना SSC लेवल का, यही सिलेबस रहता है, 150 का 50-50-50 जो बताए, ठीक है। उसी तरीके से 25-25 बांटा हुआ, 25 नंबर में भी 5 नंबर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का नोट्स तो इतना अच्छा दिया कि उससे एक बाहर नहीं जाएगा, सोलर सिस्टम तो पूरा बताए हुए हैं, ठीक है। फिर आप लोग का जो लोग नए हैं, फिर तो रिवीजन, फिर तो जाएंगे ही, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्या कर रहा है, फॉर्म भरवा रहा है। जैसे बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेना चाहिए, तो खाली फॉर्म भरा रहा है, तो पहले निमंत्रण ही दिया जाता है ना, जितना लुभावना हो सके। सरकार क्या है, वोट बैंक बनाएगा ना, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को, हम लोग को क्या करेगा, अपने जाल में फंसाएगा, कि जितना काम कर चुका है ना, जितना थूथू हो चुका है, उतना युवा लोग अट्रैक्ट हो कि नहीं नीतीश चाचा क्या है, अच्छा से एग्जाम ले रहे, है ना। पता चलेगा सिलेक्शन हो गया, देखिए 5 साल बाद नहीं तो वो तो होता ही है, एग्ज़ाम जितना हो गया इस बार 25 में ना, आपको समझिए कि जितना लोग पार लग गया ना, फिर डिले होगा, इसलिए जितना ज़्यादा एग्ज़ाम आ रहा है, फॉर्म भरा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे देते जाइए। टीचर वाला जब बहाली आधा कंचन करिए, तो टीचर वाला में खाली हुआ है, पढ़ लिया सब BPSC लेवल का, और जब आपको एग्ज़ाम हुआ, पहला जो वैकेंसी आया था ना, उसमें 48 नंबर पे लड़की लोग का उठाया था, जो लोग भी BEd वगैरह किया हुआ था, BPSC टीचर, हाँ। और टीचर में क्या होता है, एगो एग्ज़ाम लेता है, और ना ही PT, ना ही मेंस, ना ही इंटरव्यू, सीधे ज्वाइनिंग लेटर। तो 150 में आंखों बंद करके मारिएगा, जो पढ़ा हुआ है 48 को नहीं नंबर लाएगा। एक और फायदा, नेगेटिव नहीं रहता है,
जितना लोग यहाँ बैठा हुआ रहता था ना भर के बीएड किया हुआ सब लोग निकल गया। 150 का लड़की लोग भी थी और कास्ट वाले भी, कास्ट वाला भी तो रहता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे ना वो एसटी एससी वाले भी, एसटी तो भारत में बिहार में तो एसटी कम है ना, एससी वाले होंगे। तो बहुत लोग खाली हो गया कंचन करियर से, ठीक है, बहुत लोग पार लग गया। तो वही कह रहे हैं कि 2025 में बहुत वैकेंसी आएगा, तो फ़ायदा उठाना है बस। हम लोगों को क्या है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब लेकर के गायब, फिर ना दिखना है कि कहाँ पे हम लोग बैठे हुए। जॉब चाहिए बस, खत्म। या देखिए, एक सेकंड, ये जो इंटर लेवल पे है बीएसएससी क्या ये आया है अभी जो इंटर लेवल पे है। नहीं ग्रेजुएशन ऑप्शनल बोले ना। हाँ, अभी आप छोटे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन कीजिए पहले। आपके लायक एक ही वो फॉर्म था, वो भी भरा गया है। कौन? इंटर लेवल बीएसएससी इंटर लेवल बीएसएससी फॉर्म भराया हुआ है। डाले थे ना, वो वाला दीजिएगा। और नहीं तो चुपचाप बैठ के क्या कीजिए, ग्रेजुएशन पहले कर लीजिए। एमटीएस थोड़ी भरिएगा। आप लोग कौन लोग हैं जो चाय पानी पहुंचाने जाएगा? ऑफिसर ग्रेड का पढ़ाई करके ये तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए चुपचाप से 2 साल या 1 साल जो भी बचा हुआ है आप लोग का, जो ग्रेजुएशन जो नहीं किए हैं, एकदम मन लगा करके लिखिए। इसलिए आज हम मॉनसून ख़त्म भी करेंगे और उसका क्वेश्चन पहले हम लिखवाएंगे, क्योंकि पिछले बार आप लोगों को क्वेश्चन लिखने दिए तो देखिए एक बस अच्छा थोड़ा लिखे हैं, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के जैसा लिखा तो सब लोग अच्छा है, पूरा नोट्स ही लिख दिया है। लेकिन हम लोग क्या करना है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे उसको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी 2 सिद्धांत बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखवाते हैं। यहाँ देखिए, उपोष्ण कटिबंध है ये, फिर भी यहाँ पर ना हिमालय है जो ठंडी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोक देता है, जिसके कारण हमारा जलवायु जो है ना ये पूरे क्षेत्र में क्या ही रहता है, गर्म ही रहता है, गर्म ही बना रहता है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग का जो मौसम है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। हमारे यहाँ बहुत ठंडा तो नहीं पड़ता है पोल की तरह। अगर हिमालय नहीं रहता वहाँ पर तो हमारे यहाँ भी क्या रहता, जब ठंडा का समय आता, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के पीछे जाता तो पूरा हमारे यहाँ भी क्या होता, बर्फबारी होता, बर्फ गिरता। लेकिन हिमालय क्या करता है, रोक देता है। तो हिमालय के उधर साइड जो है वहाँ देखिएगा थोड़ा थोड़ा बर्फ गिरेगा भी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता, -डिग्री में नहीं पड़ता। ऐसा रहता है कि पूस की रात में जो हल्कू है एक बिना चादर का भी काम चला लेता है, मरता तो नहीं है। नहीं तो साइबेरिया वहाँ जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ ह्यूमन नहीं सर्वाइव कर पाएगा। लाइफ के लिए 2-3 चीज़ जो ज़रूरी है, जैसे भोजन वैसे गर्माहट भी ज़रूरी है, हीट है ना, सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग क्या है, एकदम एक्सट्रीम ठंडा वाला कंडीशन में नहीं जी पाएंगे पोल वाले में। तो हमारे यहाँ पर हिमालय है, जिसकी वजह से जो मौसम है ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल मौसम ही लाई कर जाता है, ठीक है। इसीलिए बचपन में एक पोएम भी पढ़े होंगे, ये खड़ा हिमालय बता रहा है, मतलब हिमालय के बारे में है वो, कि हिमालय किस तरीके से प्रहरी, ठीक है। अब क्लास 1, 2, 3 किसका है चैप्टर वो मुझे याद नहीं है, प्रहरी नाम का एक है जिसमें हिमालय का गुणगान करता है, ठीक है। सब लोग पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें हैं सब लोग पढ़ता है, जैसे कि ऊपर क्या है, हिमालय, नीचे क्या है, हिंद महासागर, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, चौहद्दी है भारत का। वो बाद में हम लोग जब आते हैं तब आप लोग को पढ़ाना पड़ता है कि कुछ लोग इतना शानदार होते हैं कि भारत का क्या है, चौहद्दी, इधर क्या है, अरब सागर। कुछ लोग इतना महान होते हैं कि बच्चा से इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर, चौहद्दी है, ये क्या है, भारत की चौहद्दी सागर, ये क्या है, भारत। और ये क्या है, हिमालय, नॉर्थ में हिमालय, ठीक है, ये चौहद्दी है। एक बच्चा से क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, वही एमटीएस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन में वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या मारिएगा, पूरब मारिएगा ना। और वो इतना तेज था कि वो क्या मार दिया, पश्चिम।
वो इतना तेज था कि मार के आया पश्चिम। रीजन पूछने पे बोला कि मैम नाम में भी तो लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, नाम में क्या लिखा है पश्चिम बंगाल, इसीलिए। लेकिन हम लोग बंगाल की कहानी जानते हैं कि 1947 में जब बंगाल आज़ाद हुआ, जब हाँ भारत से जब क्या हुआ, अलग हुआ ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को दो भागों में दिया गया था, एक भारत इधर साइड, ठीक है ना, ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, और एक जो बंगाल वाला रीजन है इसमें भी इसको दो टुकड़ा जो किया गया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। शुरू में ही किया गया था, 1905 में विभाजन हुआ था, लेकिन बाद में मर्ज कर दिया गया था दिल्ली, और दिल्ली को क्या किया गया था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, दो टुकड़ा में बांटा था सांप्रदायिक आधार पर। हिंदू बहुल्य क्षेत्र का नाम रखा था पश्चिम बंगाल, और जिसमें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था उसका नाम क्या था, पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल, जो 1905 में हुआ था विभाजन। लेकिन 1900 यही से ना क्वेश्चन पूछा था, 1911 में दिल्ली दरबार लगा और इसमें क्या किया, विभाजन को रद्द कर दिया गया, विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा काम क्या गया था, कोलकाता को हटा करके दिल्ली राजधानी हटा करके दिल्ली को क्या किया गया, राजधानी बनाया गया। और तीसरा काम क्या किया गया था, बिहार को बंगाल से अलग किया। यही क्वेश्चन में विवाद है, लड़ रहा है ना जो बिहार को अलग करने की, यही चीज़ पे एडवोकेट लोग लड़ा है, और जज साहब को भी पता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो सही बोल रहा है। जो 2 दिन से केस चला है पूरा दिन भर, और बीपीएससी वाले को सुना गया है, और बहुत हद तक चांस है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पूरा एग्जाम तो हो सकता है रद्द, वैसे तो कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं भी करता है तो जितना लोग पॉइंट से छूटा है सब लोग अंदर आएंगे। आप लोग जो लोग भी मेंस को भूल के पॉइंट से छूटे हुए हैं सब लोग क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। अगर 5000 भी सीट बढ़ाता है ना, तो जो लोग भी 0.1 नंबर से, 0.25 से, बहुत लोग छट गया है, वो सब कोई क्या होगा, मेंस लिखेगा इस बार। तो ये रिजर्व कर लिया गया है फैसला। जब जजेस का फैसला रिजर्व होता है ना, तो वो लोग खुद ही निकालता है उस पर। हाँ, उस पर कोई बता नहीं सकता कि तुरंत 1 दिन में भी निकल जाएगा, 2 दिन में भी, सप्ताह भर में भी। रिजर्व का हो गया मतलब क्या, अब केस पे सुनवाई नहीं होगा, अब सिर्फ के क्या होगा, फैसला जारी होगा। क्या जैसे कि ग्रेजुएशन बाद लॉ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन बाद? हाँ? मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद में लॉ आप क्यों नहीं कर सकते? ग्रेजुएशन कीजिए, लॉ कीजिए, इंटर से भी कर सकते हैं। ये हो गया ना। तो इसके वजह से क्या है, हम लोग का 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। तो इसके वजह से हम लोग का क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। और मॉनसून तो बताए ही हुए थे, मॉनसून का मतलब क्या होता है, हवाओं का दिशा परिवर्तन। मॉनसून का मतलब क्या होता है, हवाओं का दिशा परिवर्तन, तो ये तो बताए हुए थे। अब मॉनसून की कुछ थ्योरी है, मॉनसून की कुछ थ्योरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखो, कौन सी थ्योरी है, सबसे पहले है आपको क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी है यानी कि पुराना सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है, ठीक है, पुराना सिद्धांत है। दूसरा जो है वो डायनेमिक थ्योरी है, डायनेमिक थ्योरी है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिकीय सिद्धांत, गतिकी सिद्धांत। पुराना वाला चीर संबत होता है, मैं पुराना ही लिख देती हूँ, शुद्ध हिंदी चीर संबत होता है, पुराना सबसे पौराणिक जो है ये सिद्धांत है, क्लासिकल। और तीसरा जो है वो आधुनिक, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। इसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद सीधे सीधे खत्म करेंगे कहानी, ठीक है। बाकी सब बताए हुए हैं, आज उसको कंक्लूड करना है, लिखवा भी देंगे और बता भी देंगे। पुराना सिद्धांत जो है ना, जो है वो एडमंड हैली ने दिया था, एडमंड हैली का सिद्धांत है। गतिकीय सिद्धांत जो है, पहले इसको फ्लॉन दिया था, फ्लॉन नाम का
ज्योग्राफर दिया था। और इन दोनों को मिला दीजिएगा ना तो मॉडर्न थ्योरी हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करिएगा, और कॉन्सेप्ट ऐड किए। एडमंड थ्योरी का जो एडमंड हेली का जो सिद्धांत है ना, इसका नाम है भूतापीय। सिर्फ तापीय लिखिएगा। तापीय सिद्धांत, सिद्धांत क्या है सब बताएंगे अभी तुरंत। सिद्धांत क्या है बताएंगे, इसका नाम है तापीय सिद्धांत। फ्लॉन महोदय ने जो दिया था ना गतिकीय सिद्धांत, ये ITCZ पे दिया था। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ पे दिया था। अभी क्या है ये दोनों समझाते हैं। और इस आधुनिक सिद्धांत क्या है कि क्लासिकल थ्योरी प्लस में डायनेमिक थ्योरी प्लस में कुछ और जैसे जेट स्ट्रीम, अल नीनो ना नीनो कॉन्सेप्ट, ये सब अभी बताते हैं। ला नीनो कॉन्सेप्ट, तिब्बत के पठार का गर्म होना, तिब्बत प्लेट्यू, ये सबको क्या कर दिया साथ में ले आया तो बन गया मॉडर्न थ्योरी। तो तीनों को समझते हैं। मॉनसून की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत होते हैं। कैसे लिखेंगे, मॉनसून की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत होते हैं, याद आता है। मॉनसून की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत होते हैं, ऐसे लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, बनाएंगे आप लोग एक ग्राफ, एक चार्ट बना लीजिए। मॉनसून की उत्पत्ति, मॉनसून की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत है। एक है क्लासिकल, और तीसरा है मॉडर्न। क्लासिकल थ्योरी एडमंड हेली के द्वारा दिया गया, जिसमें तापीय सिद्धांत के बारे में बात किया गया है, क्या होता है। डायनेमिक सिद्धांत, गतिकी सिद्धांत फ्लॉन महोदय के द्वारा दिया गया, जिसको कि हम लोग ITCZ थ्योरी भी बोलते हैं। ITCZ क्या होता है सब बताते हैं। उसके बाद तीसरा है मॉडर्न थ्योरी, क्योंकि ये दोनों पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि मॉनसून होता कैसे है भारत के अंदर। तो उसके बाद कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया, जिससे कि मॉडर्न थ्योरी निकल करके आया है। ठीक है, जिससे कि मॉडर्न थ्योरी निकल करके आया है। तो शुरू करते हैं क्लासिकल थ्योरी से। जल्दी से क्या शुरू करते हैं, क्लासिकल थ्योरी लिखवाएं। ये लिखे हैं क्लासिकल थ्योरी, लिखे हैं CT, DT लिखे हैं डायनेमिक थ्योरी, प्लस में लिखे हैं जेट स्ट्रीम, जेट धारा, प्लस में लिखे हैं अल नीनो ला नीनो, और तिब्बत का पठार। रुके अब ठीक है, ये प्लस है। PT का क्लास है ना, कितना रहेंगे आप लोग, लैंग्वेज खुद भी लिख सकते हैं। तापीय सिद्धांत से शुरू करते हैं। रुकिए, हिंदी में भी लिखते हैं ना, बोल देंगे तो और बुलवाइएगा। जेट सिद्धांत, अल नीनो ला नीनो और तिब्बत का पठार। और भी चीज़ें शामिल है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दक्षिणी दोलन, बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो सब लिखवा देंगे साथ में, इस ग्राफ में इतना काफ़ी है। इस साल जो है इंटर लेवल पे चाहे 10th लेवल पे जो भी वैकेंसी आएगा उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। आप लोग भी अगर पता चले तो डाल दीजिएगा। हो सकता है इन लोग जैसे कुछ लोग वर्किंग होंगे, ठीक है ना, जो काम वाम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सब कुछ देखते रहने का। तो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी लगे तो ग्रुप पे डालते रहा कीजिए। इसलिए तो कुछ ख़राब भी कोई डालता तो हम नहीं टोकते हैं, हमको भले कोई बाद में बता देता है। ख़राब मतलब इन द सेंस पढ़ाई वाला ही, जैसे इन्होंने अपना वीडियो डाल दिया था तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि UPSC लेवल, BPSC UPSC लेवल वाले बच्चे हैं तो क्या करना है, लाइनर फैक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। सुने, भारत में सब लोग खुद ही विद्वान,
किसी को भी हम बोल देंगे ना तू खुद इतना पढ़ा लिखा है, तो लोग क्या करता है उससे, उस सबसे बोलता है कि नहीं, और आपको तो सब ऐसे भी बच्चा समझेगा 12th पास नहीं किए हैं तो। लेकिन मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ग्रुप में उतना सारा आदमी है, उसमें से हो सकता है 2 आदमी है जिसको ज़रूरत होगा, पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो जिस चीज़ की ग्रुप है उसी में रहने दीजिए। ज्योग्राफी का ग्रुप है, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो उसमें डाल दिया कीजिएगा आप लोग। ये हो गया। शुरू करें क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी बहुत आसान है, जो हम अभी तक आप लोग को पढ़ाए। ये हम लोग क्या लिखेंगे, क्लासिकल थ्योरी तापीय सिद्धांत। हम लोग क्या लिखेंगे, तापीय सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे। किसने दिया था, एडमंड हेली, ठीक है। जैसे नाम से ही लग रहा है तापीय सिद्धांत, तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, कैसे तापीय सिद्धांत कैसे होगा कि अगर भारत है, अगर ये क्या है, भारत है, तो भारत में ये वाला जो है ये है स्थल भाग, और भारत के नीचे क्या है, समुद्र है। भारत के नीचे क्या है, समुद्र। समझ लीजिएगा, एक बार लिखना है तो भारत के नीचे क्या है, समुद्र है, हिंद महासागर, जो भी लिख लीजिए, हिंद महासागर। तो 2 तरीके का ब्रिज होता है ना, ब्रिज मतलब हवाएं। एक होता है स्थलीय पवने, अभी बताएं, जो स्थल से किधर जाएगा, समुद्र की ओर, स्थल से प्रवाहित होगा समुद्र की ओर। और दूसरा होगा समुद्रीय पवने, जो समुद्र से किस ओर जाएगा, स्थल की ओर। 2 तरीके से, जो समुद्र से स्थल की ओर और जो स्थल से समुद्र की ओर। तो 2 ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, समुद्री पवन। अब एक चीज कॉन्सेप्ट क्या बताए थे आप लोग को कि जब भी यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। और हल्की हवाएं ऊपर उठेगी तो समुद्र से हवाएं इसको भरने के लिए आगे बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ पर जब टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन मिलेगा ऊंचाई पर जा करके, तो पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगी, बारिश। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। हवाओं के द्वारा जो बारिश होती है, ठीक है, ये बताए थे आप लोगों को। तो तापीय सिद्धांत जो एडमंड हेली, जो सबसे पुराना सिद्धांत था ना, ये यही था कि जब भी गर्मी के महीने में, जून के महीने में जब कर्क रेखा पे सूरज होता है, इसलिए पिछला परसों के क्लास में सब बता दिए कर्क रेखा वगैरह। अब तो 21 जून दिमाग में आ रहा है ना कि उस दिन क्या होता है, कर्क रेखा पर सूरज होता है। तो जैसे ही कर्क रेखा पर सूरज चमकेगा, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, धरती क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होकर यहाँ की हवाएं क्या होगी, हल्की होकर के ऊपर उठेगी। और तो हल्की हवाएं का ऊपर उठने के कारण जो भारी हवाएं हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आगे बढ़ेगी, समुद्र से स्थल की ओर आगे बढ़ेगी, और पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो यहाँ तापीय सिद्धांत के लिए जिम्मेवार कौन है, दाब। तापीय सिद्धांत के लिए जो दबाव है, प्रेशर है, दाब जो है, प्रेशर जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि हवाएं क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और जब भी स्थल पर लो प्रेशर जनरेट होगा, स्थलीय भाग में लो प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर से हवाएं क्या होगी, लो प्रेशर की ओर चलेगी, और उसके बाद बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था ये याद रखिएगा, यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। लिखना क्या है इसमें, लिखना है इसमें तापीय सिद्धांत में लिखना क्या है कि एडमंड हेली के हिसाब से 2 तरीके का मॉनसून होता है, 2 तरीके का मॉनसून होता है, ग्रीष्मकालीन मॉनसून और शीतकालीन मॉनसून। ग्रीष्म मॉनसून और शीतकालीन मॉनसून सबसे पुराना सिद्धांत है, लेकिन गलत नहीं है। इसमें और चीज ऐड होता जाएगा, इसमें ही और चीज क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ग्रीष्मकालीन मॉनसून में क्या लिख सकते हैं, ग्रीष्मकालीन देखिए, ग्रीष्मकालीन मॉनसून में सब कुछ बताए हुए ना कि जब पूरी पृथ्वी, याद है आप लोग को 1 जून से बारिश कब आती है, जून में ना, जून के प्रथम सप्ताह में। खैर इतना लिख लीजिए, हम ओरली बोल के लिखवा देते हैं। ये जरूर सिद्धांत लिखिएगा रहेगा,
कि जब भी ये गर्म होकर के हवाएं क्या होगी, हल्की होकर के ऊपर उठेगी, या पूरा लिखवा देते हैं। तो भारत के क्षेत्र में बारिश होगी, और भारत के क्षेत्र में बारिश होती है तापीय सिद्धांत के हिसाब से दो प्रकार से, एक ग्रीष्म काल में, दूसरा शीतकाल में। एक ग्रीष्म काल में, दूसरा शीतकाल में। ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा। मॉनसून ऐसा चैप्टर है ना कि बीपीएससी का हर साल मेंस में पूछता है, और पिछले साल तो क्या किया था, 38 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछ दिया था, और एक क्वेश्चन 8 नंबर वाले में से भी पूछ दिया था। समझ रहे, 38 और 8, एक चैप्टर्स बस इससे। अब कितना लिखना है वो हम अभी लिखवाएंगे, जब भी एग्जाम होगा बस उतना ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समझ लिए पूरा। अच्छा, मैप, जगह जगह मैप बनाते रहिएगा बस। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप। आपको लगता है 2-3 दिन से हम लोग मानसून चल रहा है, कम से कम हम आपके सामने 300 बार धरती, पृथ्वी, और 2500 बार हम आपके सामने भारत बना चुके हैं। तो आपको भी विदिन अ सेकेंड, खराब बने कोई दिक्कत नहीं, बस उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत बना रहा है। कुछ लोग तो भारत, मैंने यूपीएससी टॉपर्स लोग का ये देखा हुआ है, कुछ लोग भारत सिंबॉलिक बना देता है, बस भारत, ये क्योंकि साइड में जगह नहीं होता उन लोगों के पास। जो 8 नंबर के लिए है मात्र 2 पेजेज मिलता है, 2 पेजेज, और उस 2 पेज में कंपटीशन है, आपको कितना बेस्ट लिखने आता है। कंटेंट आपके पास सारा हो गया। अभी मैं मानसून के बारे में बोलूँ तो आप लोग 10 लाइन बोल दीजिएगा, उसी 10 लाइन और फिर पिक्चर, क्योंकि एक क्वेश्चन पर आपको हार्डली कितना मिनट मिलेगा, 4 मिनट, जो शॉर्ट क्वेश्चन है लिखने के लिए। और शॉर्ट क्वेश्चन लिखना ही चैलेंज है। अब बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 में नंबर ज़्यादा नहीं दे रहा है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि मानसून आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक सेलेक्टेड है, आपको वही लिख के आना है। लेकिन क्या है, कंपटीशन है। आप लिखें, लेकिन आपसे बेहतर कोई और लिख दिया, मुझे चुनना एक ही को है, मैं उसको लेके जाऊंगी ना, ठीक है। तो ये कंपटीशन है, आपको प्रेजेंटेशन कंपटीशन है कि क्लास खत्म होने के बाद आप कैसे प्रेजेंट करें। इसीलिए मैंने कहा एग्रीकल्चर मैंने लिखवा के देख लिया आप लोगों से, अब इसलिए मैं कह रही हूँ क्या कि मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही लिखवाऊंगी, फिर आपको लिखना है, क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन पूरा लिख दे रहे हैं। जो मैं 3-4 दिन में बता रही हूँ वो पूरा का पूरा नोट्स बना दे रहे हैं आप लोग। नोट्स सही है, नोट्स तो ज़रूरी है, क्योंकि फिर भूल जाइएगा। हटा दे। ग्रीष्मकालीन मॉनसून भारत में देखिए क्या टेक्निकल, ये एक बिल्कुल सही है। जो ग्रीष्मकालीन मॉनसून भारत में कैसे होता है, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे, ग्रीष्मकालीन मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून। मॉनसून कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है कि एक समय आता है जब भारत में अत्यधिक गर्मी होता है। एक समय आता है कब, जून वाला समय, याद है ना। कर्क रेखा पर जो सूरज है वो सीधी पड़ती है, और यहाँ से कर्क रेखा, जो पिंक लाइन भेजे हैं वो कर्क रेखा है, तो यहाँ पर सूरज की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी भारत पर उस समय गर्मी का प्रकोप रहता है, गर्मी का प्रकोप रहता है। तो भारत में जब गर्मी रहता है तो सारी की सारी हवाएं जो है वो हल्की होकर के क्या होता है, ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। और इस खाली प्लेस को भरने के लिए नीचे से जो समुद्री हवाएं हैं हिंद महासागर से, मुझे थोड़ा सा, और हिंद महासागर से जो है वो हवाएं आती है। थोड़ा सा मुझे भारत को छोटा करने दीजिए। आप लोग पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है समुद्र हमारे पास, हिंद महासागर के रूप में, हिंद महासागर के रूप में है ये, ठीक है। मान के चलिए भारत इतना ही बड़ा है, ठीक है। बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ठीक है, मान के बस चलना है। या फिर हम लोग भारत के साथ इतना बदतमीजी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बाबू। मोदी जी बोले हैं ना कि भारत के मैप के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो 1 करोड़ पेनल्टी लेंगे। 1 करोड़ तो है ये नहीं, देंगे कहाँ से। अच्छा,
डाल देते हैं नरेश जी इसको कहाँ, यूट्यूब पे। खैर मजाक था ये। इतना नहीं जाएगा अभी। जरूरी भी नहीं है। किसको पसंद है कि उसकी गलतियां बाहर निकले, है ना। तो हिंद महासागर से जो हवाएं होती है वो सीधे ना जा करके क्या होती है, सीधे ना जा करके ऐसे मुड़ के जाती है। और कौन बताया है ये, फेरल, इसका नियम है, मुड़ के जाता है। भारत में अगर स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है ना, और ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है केरला। ये जो है ये केरल है, और ये वाला जो है वो तमिलनाडु है। ये जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। केरल, केरल के ऊपर कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र तक, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिमी घाट भारत के कौन कौन से राज्य में है, भारत के कौन कौन से राज्य में है, तो लिखिएगा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, क्रम से कर्नाटका, देन केरला। तमिलनाडु को नहीं लाइएगा, केरला, ठीक है। तो केरला का जो कोस्ट है ना उसको हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। तट, तट क्या होता है, वो किनारा जो समुद्र से क्या होता है, टकराए, समुद्र के पानी से टकराए। तो ये वाली जो लाइन है ना इसी को कहते हैं तट, इसी को कहते हैं तट। और अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग नाम है तटों का, लिखवाए हुए हैं। जो बच्चे नए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो केरला के तट को क्या बोलते हैं, केरला तट या मालाबार तट। केरला के तट को क्या बोलते हैं, केरला तट या मालाबार तट। केरला कोस्ट या मालाबार कोस्ट, केरला कोस्ट या मालाबार कोस्ट, हाँ ये कहते हैं। अब हिंद महासागर से हवाओं को आना चाहिए था सीधे, लेकिन फेरल के प्रभाव या कोरोलिस इफेक्ट की वजह से, कोरोलिस कोरोलिस बल या फेरल के नियम, फेरल के नियम के वजह से हवाएं जो सीधी जाने चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण अब क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण वो अपने दाएं तरफ उत्तरी, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में बहने की वजह से वह अपने दाएं ओर मुड़कर मालाबार तट में प्रवेश करती है। मालाबार तट में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। डेट लिखवाए थे, यहाँ लिख लीजिए 2 जून डेट जो लिखवाए थे वो लिख लीजिए। कहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या लिखवाए देखिए, तो बोल भी देते हैं कि लिखेगा। हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्रीष्मकालीन मॉनसून। अब वहाँ के बाद लिखेगा भारत पर जब कर्क रेखा जून में सीधी पड़ती है, लिखिए भारत पर जब कर्क रेखा की स्थिति
सॉरी भारत पर नहीं, लिख दिए क्या आप लोग? कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति जब सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति जब सीधी पड़ती है, तब 1 मिनट घबरा गया। कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति जब सीधी होती है, ब्रैकेट में जून लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में जून, तब हवाएं हल्की होकर ऊपर, जिसको भरने के लिए समुद्री स्थलीय हवाएं उठ जाती है, जिसको भरने के लिए समुद्र हिंद महासागर से भारत की ओर इन हवाओं में आर्द्रता मात्रा में होती है, इन हवाओं में आर्द्रता प्रचुर मात्रा में होती है। समुद्री पवनें भारत की ओर आगे बढ़ती है, कॉमा, इन हवाओं में आर्द्रता प्रचुर मात्रा में होती है, आर्द्रता प्रचुर मात्रा में होती है। यह संभवतः जून के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, जिससे पश्चिमी घाट से टकराने के तत्पश्चात पूरे भारत के क्षेत्र में बारिश होती है। पश्चिमी घाट से टकराने के कारण पूरे भारत में बारिश होती है। फिर अलग पैराग्राफ चेंज करके, मॉनसून की पहली बारिश को मॉनसून ब्रस्ट कहते हैं। द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ इंडिया इज नोन एज मॉनसून ब्रस्ट, हिंदी में मॉनसून विस्फोट, यहाँ लिख देते हैं। मानसून की पहली बारिश को, मॉनसून भारत में जो बारिश पहुँचती है ना, उसको मॉनसून विस्फोट, हिंदी में विस्फोट या मॉनसून ब्रस्ट कहते हैं। सर्वप्रथम बारिश जब पहुंचती है ना, तो भारत में जो पहली बारिश होती है उसको हम लोग कहते हैं मॉनसून ब्रस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हेवी रेनफॉल होता है, पूरा गर्मी का माहौल है और ये क्या कर रहा है, ये पूरे तरीके से हवाएं लेकर के आ रहा है, और जैसे ही टकराएगा इस पहाड़ों से, तो क्या होगा, एकदम घनघोर बारिश होगी, हेवी रेनफॉल होगा। तो द हेवी रेनफॉल ऑफ इंडिया ऑफ मॉनसून इज नोन एज मॉनसून ब्रस्ट या फिर मॉनसून विस्फोट। तो ब्रस्ट ऐसे लिख देता है, हिंदी में भी आजकल क्या करता है, ऐसे लिख देता है, इससे लिख देता है। तो अब यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है इस जो थ्योरी है वहाँ से, ठीक है, इस थ्योरी से ये सब कितना क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए,
एक एक चीज और से, छाया वृष्टि क्षेत्र बताए थे ना, रेन शैडो जोन। तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, जैसे कि यहाँ से टकराएगा हवा तो क्या होगा, ये पूरे क्षेत्र में बारिश करेगा, बहुत तेज बारिश, लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या होगा, सूखा रह जाएगा। देखिए इधर आपको बुलाएंगे बोर्ड पे, आराम से देखिए इधर, यहाँ पर बारिश होगा, है ना, ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या होगा, बच जाएगा, रेन शैडो जोन है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर गैप का नाम सुने होंगे, पाल गैप, भोर गैप सुने हैं, वेस्टर्न गैप, इसमें अब इन गैपों से बढ़ कर के आगे बढ़ेगा बारिश, और यहाँ पर क्या है, एक माउंटेन है राजस्थान के पास जिसका नाम है अरावली, अरावली पर्वत। उसी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, हिमालय, है ना। तो अब ये जो बारिश है ये पूरे क्षेत्र में बारिश कराएगा, अब यहाँ से टकराएगा पूरे इस क्षेत्र में बारिश, ठीक है। यहाँ पर है पश्चिमी घाट, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, ये सब पश्चिमी घाट का इलाका है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पूरा बारिश हो रहा है, हिमालय से टकराया बारिश हुआ, अरावली से टकराया इधर साइड बारिश, क्योंकि पैरेलली निकल जाता है अरावली का प्रभाव। तो क्या क्या बच गया, ये वेस्टर्न घाट बच गया, ये क्या बच गया, वेस्टर्न राजस्थान जो है वो बच गया, जहाँ पर थार मरुस्थल का जन्म हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हिमालय के कारण, हिमालय जब आगे खड़ा है तो पीछे वाला लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वो बच गया, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं, सबसे कम बारिश कहाँ होता है, लद्दाख में, सबसे कम बारिश लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का ये क्षेत्र, यहाँ ईस्टर्न घाट, आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ने वाली माउंटेन का नाम क्या है, नीलगिरी माउंटेन। तो इस वाले क्षेत्र में तो बारिश हो रहा है, लेकिन ये क्षेत्र बचा रह गया, ठीक है, छाया वृष्टि क्षेत्र के कारण। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले इसको क्लियर करते तब ये वाला बात करेंगे, ये क्यों बताए कि हिमालय यहाँ भारत में जो स्थिति है, जैसे कहाँ कहाँ सूखा पड़ता है, देखिएगा यहाँ पर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा वाला पर्वत है पैरेलली, जहाँ जहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पे बारिश घूम के यहाँ पे पूरा नर्मदा को भर देता है, बारिश पूरा रहता है, लेकिन ये वाला जो प्लेट्यू वाला रीजन है ना, चंबल वाला, ये सूखा है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र देखिएगा सूखा है। तो स्थिति के हिसाब से, पर्वतों की स्थिति के हिसाब से क्या होता है, मानसून वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो पूरे क्षेत्र में क्या करवा देता है, बारिश करवा देता है। तो इस क्या क्वेश्चन ये है पूछेगा, पहला तो तापीय सिद्धांत किसने दिया था, तो हेली वर्ड याद रखेंगे। दूसरा क्या कि भारत में 2 तरीके का बारिश होता है, एक क्या कब, ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा कब, शीत पढ़ाए हैं, शीत ऋतु नहीं पढ़ाए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु भारत में कब आता है, जून जुलाई में आता है, मई से शुरू होता है और रहता है आपको सितंबर तक। ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबा रहता है गर्मी के समय, ठीक है। तो जब पीक पर रहता है गर्मी जून के समय में, तो भारत में बहुत गर्माहट महसूस करते हैं। उसी समय क्या होता है कि जब ये गर्म होता है, तापीय सिद्धांत सिंपल है, गर्म होता है तो इसको भरने के लिए समुद्र की हवाएं आगे आती है, लेकिन समुद्र की हवाएं में चूंकि महासागर से होके आ रही है तो बहुत पानी रहता है। जैसे ही यहाँ पर क्षेत्र में बारिश करेगी, यहाँ पर बहुत हेवी बारिश करेगी, जिस केरला के मालाबार कोस्ट में हम क्या देते हैं हम लोग, मॉनसून विस्फोट या मॉनसून ब्रस्ट देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, तो कहिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या 2 जून, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कहाँ पर सबसे पहले बारिश प्रवेश करती है, तो कहिएगा केरला के मालाबार कोस्ट, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा घाट ये, वेस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे पश्चिमी घाट से टकराने के बाद, तो पश्चिमी घाट में हेवी रेनफॉल होता है, कैसा होता है, हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है, पूरे पश्चिमी घाट में। तो अभी हम मानसून का वितरण बताएंगे कि कहाँ 400 से अधिक, कहाँ 200 से अधिक, क्योंकि ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो मानसून का वितरण हम एनसीईआरटी के हिसाब से भी तुरंत बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी समझिए, तो यहाँ पर पहाड़ है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक। और यही हिंद महासागर का जो है ना, वो 2 भागों में बट करके आता है, क्योंकि पूरे जगह से हवाएं जाएगी ना, एक हिंद महासागर ऐसे और एक कैसे जाएगी, एक जाएगी बंगाल की खाड़ी से होकर के। तो बिहार, चूंकि हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की बारिश किस शाखा से होती है। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो 2 भागों में बटा हुआ, एक अरब की शाखा, अरेबियन सी ब्रांच,
और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो बिहार की जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। हम लोग बंगाल से अलग हुए ना, बंगाल से नज़दीक भी है, तो एक हवाएं क्या होती है इस इधर से घुसती है। और यहाँ पर है मेघालय रीजन, मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया का जो लोकेशन है ना टीप नुमा है, जिससे तेल नहीं छानते, टीप नुमा ऐसे है गारो, हाँ खासी और जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ी है, ठीक है। जनजाति का भी नाम है, कहाँ पर है, कौन से जगह को बना रहे हैं, मेघालय को, मेघालय को। तो इसमें जब प्रवेश करता है ना ये जब हमारा मॉनसून प्रवेश करता है हवाओं नमी के साथ, तो इसमें क्या होता है पर्वतों से, इसका लोकेशन ही ऐसा है कि पर्वतों से टकराएगा और सालों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होगा मेघालय में, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश, या भारत का पूछे तो भी यही होगा, बारिश कहाँ होता है, मासिम राम। पहले चेरापूंजी पढ़े थे, मासिम राम पहले क्या था, चेरापूंजी। अब मासिम राम से थोड़ा ही सा दूरी पे है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पहाड़ों को काट रहे हैं ना, तो स्थिति तो थोड़ा बदल रही है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हम लोग पहाड़ों को काट रहे हैं मेनली, है ना, काट के उसको क्या करेंगे एग्रीकल्चर लाइक बना रहे हैं, टाउनशिप टाउन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मासिम राम में जो कि मेघालय में ही है सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है। मासिम राम मेघालय में, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश मासिम राम में होता है, ठीक है। तो भारत में भी यही होगा, जब दुनिया का हो गया तो भारत में भी यही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे केरला में, क्योंकि केरला में पहला इन हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, और तीसरा रीजन कौन सा हो जाएगा आपको, मासिम राम मेघालय वाला, मासिम राम मेघालय वाला, ठीक है। कम बारिश के लिए बात करें तो यहाँ ईस्टर्न घाट के कारण बच गया कौन, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश होता है, 50 सेंटीमीटर बस बारिश होता है। दूसरा इससे भी सूखा क्षेत्र कौन बच गया हमारे पास, पश्चिमी राजस्थान वाला, थार डिजर्ट वाला, पश्चिमी राजस्थान थार डिजर्ट वाला, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, 50 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम बारिश होता है, बारिश होता है। और तीसरा इससे भी सूखा प्रदेश हमारे पास जो है वो है हमारा हाँ लद्दाख, लद्दाख रीजन, ठीक है। सबसे कम बारिश भारत में, सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश, इसको लिखिए। ये सब वन लाइनर फैक्ट्स है, यही सब पूछेगा। हो गया, तो एकदम बॉक्स बना करके ये जरूर बनाइएगा, जहाँ पर ग्रीष्मकाल लिखवाए थे कि आप लोग को ऐसे भी समझ जाइएगा आप लोग, जहाँ पर ग्रीष्मकालीन मॉनसून लिखवाए थे ना वहाँ पर ऐसे भारत बना करके और इस तरीके से पवन चलवाइएगा, जैसे पता रहेगा कि पवन है आपको, कि पवन जो है वो समुद्र से किधर चल रहा है, स्थल की ओर चल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मॉनसून, ठीक है। बस ये बता दीजिएगा, ये तो हम डायनेमिक भी बता दिए क्योंकि पीटी है, ज़्यादा आप लोग का समय भी लेना नहीं चाहते हैं और छूट ना जाए इसलिए भी लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ये हो जाएगा तो शीतकालीन मॉनसून लिखवाएंगे, डायनेमिक लिखवाएंगे, दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा तो बताइएगा।
समझिए ना आप, लिख लिया आप लोग। आधा घंटा है, मैं चाहती हूँ कि डायनेमिक थ्योरी भी हो जाए। आप लोग फैन क्यों नहीं चलाए हैं आज? आप लोगों को गर्मी नहीं लग रहा है? लग रहा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून को समझा दीजिएगा ना, अभी तक जो पढ़ाए हैं उसको समझा दीजिएगा ना। आके बताइए लोग क्या क्या हुआ है। हटा दे इसको, राघवेंद्र हटा दे इसको। एक सेकंड, एक पूछना था। पश्चिमी घाटों का राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है। आइए बताइए लोग को, अभी तक क्या क्या बताए, आके बताइए। तब शीतकालीन मॉनसून पे बढ़ेंगे आगे, आके बताइए। वो पेन पीछे से चलता है। आके बताइए, कुछ नहीं, एक दो लाइन बताइए आके। ध्यान दिए, नींद आ रहा है इसलिए तो कह रहे कि अटेंटिव रहना है, तब से हम देख रहे हैं यही चीज़। तो मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। सब लोग सुनिए, अभी के आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि मॉनसून आता कैसे, मॉनसून पे सिर्फ बात हो रहा है, ठीक है। तो जब बात भारत की मॉनसून की हो तो भारत की मॉनसून, भारत में सबसे ज़्यादा मॉनसून जो है ना, मॉनसून जो है वो मॉनसून की दो शाखा है। भारत में मॉनसून की दो शाखा है, ठीक है। भारत में मॉनसून की जो शाखा है वो दो है, ठीक है। कौन कौन सी शाखा है? शाखा मतलब ब्रांच, शीतकालीन मानसून नहीं, ब्रांच जब है, ब्रांच का मतलब कि कहाँ कहाँ से आता है मॉनसून, कहाँ कहाँ से आता है। तो जब मॉनसून को सीधे आनी चाहिए थी तमिलनाडु में, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में रहेगी तो वो क्या होगी, अपनी राइट साइड मुड़ करके आएगी। हवाएं जो है ना अपने राइट साइड मुड़ के आएगी। और भारत के पास समुद्र के नाम पे दो बड़े बड़े समुद्र आपको दिखाई दे देगा, एक है अरब सागर और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जब को मानसून को प्रवेश करना है, जब ये पूरा का पूरा गर्म क्षेत्र हो रखा है, तो इन दोनों समुद्र के माध्यम से हवाएं आगे आएगी। जैसे बंगाल बहुत सारी हवाएं इस तरीके से, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत का स्टेट है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करेगा, फिर हवाएं आगे बढ़ जाएगी, घूमते घूमते म्यांमार की ओर चली जाएगी। हवाएं इस तरीके से जब यहाँ पर आएगी तो इस तरीके से प्रवेश करेगी। तो भारत में जो है वो शाखा है, कौन कौन? नंबर 1 अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। अब इस दो ब्रांच के कारण जो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है ना भारत में, वो अरेबियन सी ब्रांच से होती है, अरेबियन सी ब्रांच से होती है। और इसका नाम क्या है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या नाम है, साउथ वेस्ट मॉनसून। 90 भारत के 90% बारिश इसी से हो जाती है, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये क्वेश्चन पूछा, जितना मैं बोल रही हूँ सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पीटी मेंस मिला के मैं हल्का हल्का बता दे रही हूँ, लेकिन मेरा अभी भी टारगेट जो है ना वो पीटी पे है, क्योंकि ये पीटी का क्लास है। मेंस का फिर दिया जाएगा तो अलग बात है, ठीक है। तो पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से ब्रांच से होता है, कौन सा मॉनसून होता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है ना, अरेबियन सी ब्रांच से है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा मॉनसून से, कि ठीक है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से होता है, लेकिन किस स्टेट में, कौन से राज्य में प्रथम बार होता है पहला? तो देखे केरला,
कहेगा कौन से तट पर होता है पहली बार, तो कहिएगा मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ है? केरला में, जहाँ पर वास्को डी गामा आए थे सबसे पहले। भारत में वास्को डी गामा मालाबार तट पे ही आए थे, वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा कहाँ आए थे? मालाबार तट पे, केरला के मालाबार तट पे। तो बारिश भी कहाँ होती है? मालाबार तट पे, ठीक है, केरला के मालाबार तट पे। पूछेगा डेट बताइए, कौन से तारीख? 2 जून, या फिर क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के प्रथम सप्ताह में। डेट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट, जो ये जो बारिश होती है, वर्षा जो होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ इंडिया, जो पहला रेनफॉल होता है, उस वर्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जब नाम पूछेगा तो क्या बोल देंगे हम लोग? मॉनसून ब्रस्ट, मॉनसून ब्रस्ट, मॉनसून का विस्फोट। एक ही बार लगता है ना, इतना हेवी रेनफॉल लगता है बादल फट गया, पूरा लोडेड आता है ना, पूरा समुद्र से आता है, एक ही बार बड़ा सा पर्वत, उसको वेस्टर्न वेस्टर्न घाट मिलता है, जाके टकराता है, तमिलनाडु का क्षेत्र जो है वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ये वेस्टर्न घाट और ये है तमिलनाडु का क्षेत्र, तो यहाँ इसके कारण पाती। तो छाया वृष्टि क्षेत्र बताए थे कि यहाँ से अगर हवाएं चढ़ रही है तो संघनन होकर के इस पूरे क्षेत्र बारिश करेगी। रेनी जोन है ये, और इस जो बच गया इसको क्या बोलते हैं? रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन, छाया वृष्टि प्रदेश। छाया वृष्टि का मतलब होता है बारिश, वृष्टि प्रदेश मतलब वृष्टि हो नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि हवाएं यहाँ से उतरेगी तो जरूर, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगी, तो थोड़ा हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो भी गया, लेकिन बारिश नहीं होती। वही क्या होगा? झमझम बारिश होगा, और इस झमझम बारिश को हम लोग मानसून विस्फोट कहते हैं। ये है केरला, ये है क्या है? तमिलनाडु। अभी माउंटेन का इसी तरीके का स्थिति होगा, वहाँ यही कंडीशन होगा। बारिश होने के लिए क्या करेगा? इन हवाओं को टकराना जरूरी है। इसीलिए आप देखिएगा कि ऊंचे क्षेत्र पे बारिश ज़्यादा होता है। आप देखिएगा कि झारखंड में ज़्यादा होता है, पेड़ पौधा भी है, प्लेट्यू भी है। सबसे ज़्यादा झारखंड में बारिश कहाँ होता है? वो उसका जो नैनीताल, ये कौन सा रीजन है उसका, एक कौन सा ताल रीजन बोलते हैं? नहीं, ताल नहीं, 2 क्षेत्र होता है, ताल और ड्रोन। हाँ, कुछ जगह का नाम है, अभी थोड़ा स्किप कर रहा है, ठीक है ना। नेतरहाट, नेतरहाट सबसे ज़्यादा बारिश ऊंचाई पे है। क्यों? ऊंचाई पे है, तो ऊंचा रहेगा ना, तो आके टकराएगा और फिर बारिश होगा। बिहार में देखिए उसी के हम लोग का पेड़ पौधा था, वो भी काट दिए। बिहार की स्थिति कुछ है नहीं कि पहाड़ आपको मिलेगा, लेकिन आप देखिए वेस्टर्न चंपारण में जाके, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर जाके देखिए, बहुत अच्छा बारिश होता है, हवाओं में नमी रहता है। ऐसे घूमेगा बे ऑफ बंगाल से, हिमालय से टकराएगा, पूरा रीजन में बारिश होते रहता है। सोमेश्वर की श्रेणी, हाँ, सोमेश्वर की श्रेणी हिमालय का ही रीजन है ना, हिमालय का ही रीजन है। तो इस तरीके से जरूरी है पहाड़ों का। अरावली, राजस्थान में भी अरावली नाम का माउंटेन है, लेकिन वहाँ बारिश नहीं होता। पूछ देगा आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, नॉर्मली कोई घर का बच्चा ही पूछ देगा। तो कहिएगा कि अरावली की जो स्थिति है वो समानांतर है, ऐसे है, जिस ओर से हवाएं आ रही है ना, ऐसे निकल जाती है। समानांतर का मतलब पैरेलली निकल जाता है, टकराना भी तो पड़ेगा। वो तो छोड़, बहुत बारिश क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे है दिल्ली रीज, यहाँ से दिल्ली रीज यानी दिल्ली में ऊंचा कटक है रायसीना वाला, वो ऐसे मिल जाता है। यहाँ से बस क्या होता है? टकराता है, और हिमालय से भी उत्तराखंड जब पहुँचता है तो ये भी टकराता है। तो इस ओर तो बात, ये जो भारत का क्षेत्र है इस ओर तो हो जाती है, लेकिन इधर पश्चिमी राजस्थान ये वाला बच जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती। ठीक है, यहाँ बारिश नहीं होती। समझ में आ रहा है? देखिए, ज्योग्राफी है, लिखने से ज़्यादा अगर आपको समझ में आ गया ना, तो लाइनर आपके पास क्या होता है? ऑप्शन आपके आंख के सामने पड़ा रहता है ना। सीधे सीधे पूछेगा कि भारत में पहली बारिश किस डेट को होती है? 4 ऑप्शन रहेगा, 2 जून, 1 जून, 5 जून, 10 जून। तो 2 जून लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और
ऐसे लिखे 1 जून, 2 जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, इनमें से कोई नहीं, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून को मारना है। दोनों पहले भी बता चुके हैं। भारत के किस कोस्ट पर, भारत के किस कोस्ट पर भारत में मॉनसून ब्रस्ट की स्थिति होती है? कोस्ट का नाम पूछेगा, कोस्ट का 4 नाम देगा, कौन कौन? एक तो मालाबार कोस्ट, दूसरा कन्नर कोस्ट, यही सब नाम देगा ना, कन्नर कोस्ट, तीसरा कौन? काठियावाड़ कोस्ट, ऐसे दे देगा, चौथा कौन? उत्तरी सरकार कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट हो गया। तो याद रखना कि मालाबार कोस्ट को ही केरला कोस्ट कहते हैं और उस पर क्या होती है? मॉनसून ब्रस्ट की घटना देखी जाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कौन से जगह होता है? ऑप्शन मासिमराम, चेरापूंजी, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। सब कितना सटीक ऑप्शन है ना, लेकिन मासिमराम। जब सबसे सटीक ऑप्शन है तो सबसे जो सटीक रहेगा उस पर डालना है, क्योंकि मेघालय में ही मासिमराम और मेघालय में ही चेरापूंजी भी है, लेकिन सब तीनों में सबसे ज़्यादा सही कौन है? मासिमराम। तो आंसर मासिमराम। जैसे पूछेंगे ना राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है, और ऑप्शन देंगे, पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन बांसघाट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के लोग को बांसघाट में जलाया जाता है, तो आंसर कहाँ मारेंगे? बांसघाट। या तो एकदम नेगेटिव ही याद रखिए, तो याद रहेगा कि सबसे सटीक पॉइंट को मारना है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, ठीक है। गंगा का उद्गम, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन सी गंगोत्री और ऑप्शन सी गोमुख। गोमुख से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गोमुख से। सबसे सटीक वही है ना। ऐसे तो गंगा के लिए भागीरथी और अलकनंदा बता दिए हैं, देवप्रयाग, जो बता दिए हैं वो नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए इतना आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। डायनेमिक थ्योरी अच्छा है, इतना समझ में आया ना डायनेमिक थ्योरी, क्योंकि हमको ITCZ पूरा समझाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ रहे हैं। ITCZ आप लोग अपने हिसाब से ITCZ होमवर्क है आप लोगों का। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? डायनेमिक थ्योरी इसी की अवधारणा है, और ये दोनों अगर समझ गए तो मॉडर्न थ्योरी तो ऐसे ही समझ गए। शीतकालीन बचा हुआ है ना, शीतकालीन करवा दे कि छोड़ दे? आप लोग बताइए। अभी ग्रीष्मकालीन हुआ है, सिर्फ शीतकालीन करा दे, करा दे शीतकालीन। आप लोग बताइए जो पढ़ने वाले हैं। इतना देखिए, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि आदमी पचा सके, तो इतना जितना नॉलेज मिला उतना तो आ गया ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।